हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको उसके बारे में टीआरएनए के बारे में बताया था, एम आई राइट? यस सर। याद होगा टीआरएनए के बारे में। अच्छा, जो टीआरएनए है उसका दूसरा नाम क्या है? टीआरएनए को और क्या बोलते हैं हम? एसआरएनए। अच्छा, टीआरएनए को एसआरएनए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं टीआरएनए को एसआरएनए? क्यों बोलते हैं? सॉल्युबल आरएनए। अच्छा, ये सॉल्युबल आरएनए है। अच्छा, व्हाई दिस इज सॉल्युबल? क्या मतलब है सॉल्युबल का? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। वेरी गुड। इसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट नहीं किया सकता। भाई केवल सात्विक बोल रहा है, सारे लोग बोलेंगे। जब सारे लोग बोलेंगे तो आपस में आपके कंपटीशन बहुत ज्यादा, मतलब आपस में कंपटीशन होगा, आपस में compete करना चाहिए कि ये कैसे हमसे आगे बढ़ गया। क्योंकि पिछले लेक्चर में पढ़ाने ज्यादा मोटिवेट किया था आपको, आपस में कंपटीशन होना चाहिए, हम पहले जवाब दें। टीआरएनए को बोलते हैं एसआरएनए, सॉल्युबल आरएनए होता है। और क्योंकि ये नॉर्मल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक। अच्छा, उसके बाद इसको और हम बोले थे कि ये एडाप्टर मॉलिक्यूल है। व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज एडाप्टर मॉलिक्यूल? इट अडैप्ट्स अमीनो एसिड कब? ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। वेरी गुड, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, यानी ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस दिस इज गोइंग टू अडैप्ट अमीनो एसिड। याद रखिएगा, दिस इज गोइंग टू अडैप्ट अमीनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन के दौरान अमीनो एसिड को अडैप्ट करता है। ठीक है। अच्छा, जो भी ये एडाप्टर मॉलिक्यूल है, ये आप देखेंगे, ये जो टीआरएनए है, ये लुक, इसका लुक कैसा है? ये आपके हम कहें आपसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 2 डिग्री स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर। देखो, कभी भी क्वेश्चन को देख के क्या है, जोश में नहीं आ जाती है। एक बार देखते हैं कि वो कौन सा स्ट्रक्चर पूछा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूछा है या एक्चुअल स्ट्रक्चर पूछा है। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूछा है तो आप कहोगे क्लोवर लीफ लाइक, लौंग के पत्ते के जैसा। पूछे एक्चुअल स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होता है, एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल। और कैसा दिखता है ये? लुक लाइक इन्वर्टेड एल। हम टीआरएनए की बात कर रहे हैं, हम टीआरएनए को एसआरएनए बोलते हैं। वी आर गोइंग टू से this adapter molecule because this is going to read the genetic code and bring the amino acid. That means this is going to adapt amino acid during translation. During translation, this is going to adapt amino acid. कैसे? Read the genetic code. This is going to read the genetic code. This is going to read the genetic code. This is going to bring the amino acid. Bring the amino acid. समझो, जब आप कॉलेज में जाओगे, मेडिकल कॉलेज में, तो और डिटेल में जाओगे। इसमें कुछ यूजुअल बॉन्डिंग होते हैं, कुछ अनयूजुअल बॉन्डिंग होते हैं। आई मीन इसमें आप देखोगे क्या है, इसमें इसके सीक्वेंस और इनके बीच के बॉन्ड्स एबनॉर्मल होते हैं। समझो, खैर वो सब चीज हम नहीं डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ आपको उतनी बातें करेंगे जितना नीट में पूछेगा और बोर्ड में पूछेगा। टीआरएनए को एसआरएनए बोलते हैं, ये सॉल्युबल आरएनए है, ये एडाप्टर मॉलिक्यूल है, बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू अडैप्ट अमीनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। दिस इज गोइंग टू रीड द जेनेटिक कोड दैट ब्रिंग द अमीनो एसिड। अगर इसके लुक की बात करें, इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ लाइक है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है। गेट इट? वो एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है। दिस इज गोइंग टू लुक लाइक इन्वर्टेड एल। दिस इज गोइंग टू लुक लाइक इन्वर्टेड एल। समझो, ये अल्फाबेट एल के उल्टा एल के जैसा दिखता है, इन्वर्टेड एल। और उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था, आपने देखा था, ये जो था छोटा वाला, इसको बोलते हैं 5 प्राइम आर्म। इसको बोलते हैं हम लोग 5 प्राइम आर्म। 5 प्राइम आर्म, ये 5 प्राइम आर्म है। आर्म भुजाएं, समझो, आर्म, 5 प्राइम आर्म। इसको हम बोलते हैं डीएचयू आर्म।
DHUR। अब इसमें से कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर ये सब एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है। हम कहे बेटा एनसीईआरटी में कार्टून बनाया है एंड फ्रॉम कार्टून यू कांट मेक एनी कंक्लूजन, तुम कंक्लूजन नहीं निकाल। तुम कहोगे सर क्या ये सवाल नीट में आएगा? हम कहेंगे बेटा नीट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो एनसीईआरटी के साथ साथ जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है उससे डिसाइड होता है। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में आप जाओगे तो एक्चुअल स्ट्रक्चर की 1 मार्क्स क्वेश्चन भी है, 2 मार्क्स क्वेश्चन भी है, 3 मार्क्स क्वेश्चन भी है और 5 मार्क्स क्वेश्चन भी है, सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं एक भी इंच आपके सिलेबस से बाहर भी नहीं जाऊंगा और एक भी फैक्ट छोड़ूंगा भी नहीं। समझो बात को। तो हमने क्या बोला आपसे कि यहाँ पे DHU आर्म है, इस DHU आर्म को आप डाई मतलब यहाँ पे एक अनयूजुअल बेस है, थाइमीन है, यूरेसिल है, समझो एडेनिन है, ये सब यूजुअल बेस होते हैं। अनयूजुअल क्या हो गया? डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन, यूरिडीन में डाई हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। अच्छा हम चाहें इसमें इनके फंक्शन, इनकी बॉन्डिंग और डिटेल में घुस सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है। केवल आपको नाम याद रखना है, इसका नाम क्या है? DHU आर्म। DHU में DHU का मतलब क्या है? डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। ये एक अनयूजुअल बेस है। तो आपने देखा 5 प्राइम आर्म, DHU आर्म। फिर हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे ये इसको बोलते हैं हम लोग एंटीकोडॉन आर्म, एंटीकोडॉन आर्म, इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन आर्म। देखो जब mRNA बनता है, हमने कहा कि लेट अस सपोज दिस इज mRNA, इस mRNA के अंदर आप देखोगे A, U, G, C, ये सब क्या है? ये A, U, G लाइक दिस, ये सब क्या है? कोडॉन है, कोडॉन, कोडॉन। तो कोडॉन किसमें होता है? mRNA में। अगर मान लो कोडॉन AUG है तो इस AUG का जो एंटीकोडॉन होगा वो एंटीकोडॉन, इसका एंटीकोडॉन अगर बनाए, एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन तो A का कॉम्प्लीमेंट्री U होगा, U का A होगा, G का C होगा, UAC। समझो आई मीन व्हाट, ये जो mRNA में कोडॉन होते हैं जो एमिनो एसिड को डिपिक्ट करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन आर्म पे अगर टीआरएनए की बात करें तो उसमें जो एंटीकोडॉन आर्म है उस एंटीकोडॉन आर्म में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। There are 20 type of amino acid that is going to direct the sequence of amino acid in any polypeptide chain. For every amino acid, there is a specific tRNA. You know what? This tRNA is specific. This tRNA is specific for each amino acid. Specific for each amino एसिड। जो भी टीआरएनए है वो हर एक एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है। देयर आर 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड, सो देयर आर 20 टाइप ऑफ टीआरएनए। समझो हम कह सकते हैं देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, therefore 20 types of tRNA, 20 types of tRNA, 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं तो हम कह सकते हैं कि 20 टाइप के टीआरएनए हैं। इसका मतलब तुम कहोगे सर जी जो स्टॉप कोडॉन होते हैं उनके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। हम बोलेंगे हाँ, देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, यानी हम कह सकते हैं देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। और स्टॉप कोडॉन आप जानते हो, उगा UAA, उग UAG, उगा उगा UGA, उगा 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 UAA, UAG, UGA. There is no tRNA for stop codon. 20 type of amino acid, so 20 type of tRNA. And you know what? टीआरएनए के अंदर जो एंटीकोडॉन आर्म में नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एमआरएनए के कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। समझो बात को, ये वही टीआरएनए है जिसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक है, लौंग के पत्ते। बताओ बच्चों, लौंग का पत्ता कि इलायची का पत्ता? लौंग का पत्ता। लॉन्ग का। अच्छा, इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो लूज मॉलिक्यूल है कि कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है? कॉम्पैक्ट। अच्छा, लुक लाइक P की L, इन्वर्टेड L, वेरी गुड, इन्वर्टेड L, समझो। अच्छा ये बताओ टीआरएनए में कोडॉन होता है कि एंटीकोडॉन?
एंटीकोडॉन। अच्छा mRNA में क्या होता है? कोडॉन। अच्छा ये बताओ, कोडान एंटीकोडान की कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि एंटीकोडान कोडान की कॉम्प्लीमेंट्री होता है? दोनों एक दूसरे को, एक ही बात है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों एक ही बात है, समझो बात को। जानते हो, सुनो, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है तुम्हारा, जो इंटर का सिलेबस है ना, तुम हफ्ते भर में तैयार कर सकते हो, सच में है कॉन्फिडेंस। देखो हमने क्या बोला, there are 20 type of amino acid. I mean I'm talking about standard amino acid. अगर लेटेस्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो 22 आएगा, समझो। 22 टाइप के स्टैंडर्ड एमिनो एसिड होते हैं। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड ऐसी एमिनो एसिड होती हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं उनको नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड होते हैं। और नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड की तादाद हजारों में है, समझो। तो आप देखेंगे 5 प्राइम आर्म, DHU आर्म, एंटीकोडॉन आर्म, और ये मैं बार-बार कह रहा हूं, जो एंटीकोडॉन आर्म में नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कोडॉन के नाइट्रोजनस बेस के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इस एक आर्म की जिसका नाम है एक्स्ट्रा आर्म। एक्स्ट्रा आर्म, ये एक्स्ट्रा आर्म है, समझो। फिर जानते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इस आर्म की जिसका नाम है टी साई सी आर्म। ये साई है, साई जैसे अल्फा बीटा गामा थीटा पाई साई, समझो। ये साई है, एक वीडियो में कुछ भेजा था व्हाट्सएप पे, कुछ और बनाया था। ये साई है, अल्फा बीटा गामा थीटा पाई साई वाला पाई, ये साई है, टी साई सी आर्म, टी साई सी आर्म, समझो। और अब बात करेंगे इसकी, इसको बोलते हैं 3 प्राइम आर्म, 3 प्राइम आर्म, 3 प्राइम आर्म, 3 प्राइम आर्म। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहला आप देख रहे हैं 5 प्राइम आर्म, DHU आर्म, एंटीकोडॉन आर्म, एक्स्ट्रा आर्म, टी साई सी आर्म, 3 प्राइम आर्म। तो टोटल टीआरएनए में अपन लोगों को कितने आर्म दिख रहे हैं? 6। अच्छा यही, अब एडवांस लेवल पे जाओगे तो इसके अंदर भी और आर्म होते हैं, तो इतना तो तुम्हें जानना ही जानना है, समझो। अब सुनना, एक चीज देखना, हम इसमें से मेरी जो आंखें हैं वो 3 जगह रुक जाएंगी। देखते हो कभी कभी कुछ ऐसा होता है जहां से नजर हटाए नहीं हटती, कोई अच्छा मिठाई हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। हमने कहा देखो ये और ये तुमको दिमाग में भरना है। इसके बारे में तो हमने बता दिया कि एंटीकोडॉन में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो mRNA के कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस 5 प्राइम आर्म की। दे आर गोइंग टू आस्क, दे मैंने क्या एंटी वाले, दे विल आस्क कि 5 प्राइम के टर्मिनल पे क्या फ्री होता है, तो तुम कहोगे यहाँ पे G फ्री होता है, G फ्री होता है। चलो बताओ बच्चों, ये बताओ टीआरएनए में 5 प्राइम पे क्या फ्री होता है? सबसे लास्ट में कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? ए की टी की जी की सी? जी। अच्छा एक बार बता, तो कौन कभी हो ही नहीं सकता? यू और जी, यू। अरे यू तो होगा सर, ए और सी नहीं होगा। मर जाएंगे यार, ये क्यों नहीं होगा? आरएनए में क्या नहीं होता? टी नहीं होगा। अच्छा कभी गलत हो जाए ना तो डिमोटिवेट मत होना। कभी मान लो कोई आंसर दिए और गलत हो गया तो डिमोटिवेट ना होना, समझे? क्या है, पहले जब तुम लोग एज में मैं था तो मुझको, मैंने क्या है, जब जेनेटिक्स पढ़ना था तो मैं गया तो वहां पे टीचर लिखवा रहा था खूब, तो हम घर आके कोशिश किए, नहीं पढ़ पाए तो हम रोने लगे। हमने पापा बोले क्यों रो रहा है? पापा हमें नहीं समझ में आ रहा है। कहा कोशिश करो आ जाएगा। हमने कहा पापा नहीं आ रहा है, ये खुद से कर रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था। आज जो है फाड़ दूंगा, चाहे कोई भी पेपर हो, भरवा दो फॉर्म ओपन, कोई भी क्वेश्चन 1 सेकंड में आंसर दूंगा, 1 सेकंड बहुत है, समझो। सब हो जाता है, ऐसा भी नहीं कि पढ़ा के बुढ़ा गए, चल ही नहीं पाए, लाठी लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ और लॉजिकल थिंकिंग रखो। तुम लोग में जनरेशन गैप है यार, मुझसे कम से कम 10-12 साल छोटे हो तुम, बहुत ब्रिलियंट माइंड है तुम्हारा। रेस्पेक्ट योरसेल्फ, हैव अ डिग्निटी। सोचो तो लॉजिकल बोलो, गलत भी हो जाए तुरंत सीख लो। भाई साहब थाइमिन तो आरएनए में होता नहीं है, तो थाइमिन तो होगा नहीं। अच्छा हम तो बताइए दिए कि क्या होगा जी, समझो। उसके बाद ध्यान से सुनना, ऐसे देखो 5 प्राइम आर्म नीचे है और 3 प्राइम आर्म ऊपर है, ये दिमाग में भरना। जो 3 प्राइम आर्म है वो नीट में पूछ चुका है,
सीपीएमडी में पूछ चुका है, बीएचयू में पूछ चुका है, एएफएमसी में पूछ चुका है, एम्स में पूछ चुका है। हो सकता है नीट में अभी 13 तारीख को पेपर होने वाला है, हो सकता है ये आए। अगर नहीं आया तो तुम्हारे पेपर में पक्का आएगा 3 प्राइम आर्म। जो 3 प्राइम आर्म है ना, यही जो 3 प्राइम आर्म है, ये ए आर्म बोलते हैं। ए आर्म इसको बोलते हैं एमिनो एसिड रिसेप्टर आर्म। ए आर्म एमिनो एसिड रिसेप्टर आर्म। 3 प्राइम आर्म को बोलते हैं एमिनो एसिड रिसेप्टर आर्म। एमिनो एसिड रिसेप्टर आर्म, एमिनो एसिड रिसेप्टर आर्म। तो पूछेगा तुमसे कि एमिनो एसिड रिसेप्टर आर्म कहां है, तो कहोगे 3 प्राइम। हम टीआरएनए की बात कर रहे हैं और हमारी आंखें 3 प्राइम पर टिक गई है। ये 3 प्राइम आर्म वही आर्म है जहां पे एमिनो एसिड अडॉप्ट करता है। हमने क्या बोला, दिस इज गोइंग टू अडॉप्ट द एमिनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। यानी ट्रांसलेशन का मतलब क्या बताया आपको, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। यानी जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उस दौरान एमिनो एसिड को जेनेटिक कोड को रीड कर लेगा, जो कोडान होंगे ना उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडान। मतलब जैसे मान हमने कहा AUG अगर एमआरएनए में अगर कोडान है, दिस इज गोइंग टू कोड फॉर मेथियोनिन, तो उसके लिए जो टीआरएनए होगा बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही होगा, और वहां पे जो एंटी कोडान होगा वो क्या होगा, यहाँ पे UAC होगा। समझो बात को, यानी एमआरएनए के कोडान के कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडान के नाइट्रोजनस बेस होंगे, वो जाके एमिनो एसिड के पास जाएगा और जाके उसको 3 प्राइम पे अटैच कर लेगा। हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि जो टीआरएनए है ये मुझे जो है ग्रूम के जैसा दिखता है, दूल्हे के जैसा दिखता है, समझो। और जो एमिनो एसिड होती है वो ब्राइड के जैसे, दुल्हन के जैसे दिखती है। देखते हो जब शादी होती है तो कौन जाता है, लड़का जाता है लड़की के घर की लड़की जाती है लड़के के घर, बताओ। लड़की जाती है लड़के घर। बताओ, सारे लड़कियां चुप हो गई, शर्मा रही हैं। सुनो बेटा, पहले लड़का जाता है लड़की के घर, ऐसा थोड़ी लड़की भाग आई, लो शादी हो गई मैं आ गई, ऐसा नहीं होगा ना। लड़का जाएगा और क्या है, बिल्कुल लड़की के पापा जो है हाथ देते हैं उसके लड़के के हाथों में लीजिए, तो फिर उनको आश्वासन देते हैं उसके माता जी को, उसके पिताजी को, क्या कि आपकी बेटी सुखी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई साहब आग के सामने पूरा जो है अग्नि को साक्षी मान के वचन देते हैं कि इसको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, जो होगी सारी चीजें, देखो मंगलसूत्र पहनाना, सिंदूर लगाना, सब कुछ कराना, उसके बाद लेके आते हैं। बहुत टिटीमा होता है, ऐसे समझ में ट्रांसलेशन एक शादी है, और शादी में दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है, एमिनो एसिड। जल्दी बताओ ट्रांसलेशन क्या है बेटा, ट्रांसलेशन नीट का शादी। शादी। अच्छा जानते हो, अगर तुमको हम रिडिकुलस मजाकिया ढंग से पढ़ा देंगे तुम्हारा कभी क्वेश्चन ही नहीं गलत होगा, कभी तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं गलत होगा, समझो। तो ट्रांसलेशन एक शादी है। अच्छा ट्रांसलेशन एक शादी है तो शादी का दूल्हा कौन है, टीआरएनए। अच्छा दुल्हन कौन है, अमीनो एसिड। एक बार बताओ, शादी में सबसे पहले चल के किसको जाना होता है, दुल्हन को कि दूल्हे को, दूल्हे को। दूल्हे को जाता है तो दुल्हन को डराएगा कि पूरा कॉन्फिडेंस में देगा कि तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, घर वालों को पटाएगा, उसको भी कंसोल करेगा कि नहीं तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके बाद आएंगे। तो एक बार बताओ, जब दुल्हन जाती है तुरंत अपने मम्मी पापा को छोड़ के, तो हंसती हुई जाती है कि रोती हुई जाती है, रोते हुए। लेकिन थोड़ी देर बाद चुप हो जाती है, समझ में आ रहा है। फिर अब बताएंगे उसके बारे में क्या होता है, वो खुद आप जान जाएंगे जब बनेंगे। तो अभी इतना समझ जाइए कि ट्रांसलेशन एक शादी है, उसका जो दूल्हा है वो टीआरएनए है, और जो दुल्हन है वो कौन सी है, एमिनो एसिड है, ठीक है। अब देखना, जब भी किसी की नई नई शादी होती है, नई नई शादी की बात कर रहे हैं, पुरानी शादी की नई नई शादी जब होती है तो जो लड़के होते हैं वो दुखी होते हैं कि खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं जो लड़के होते हैं। तो एक बात बताओ, कोई भी जैसे मान लो कभी भी तुम्हारी भी शादी होगी या किसी मूवी में देखे होगे, हीरो की जब हीरोइन की शादी हो गई तो उसको लेके आया तो उसको कहाँ रखा, नीचे रखा कि सर पे चढ़ा के रखा, सर पे चढ़ा के, तो सर पे चढ़ा के सबसे टॉप पे। ऐसे ध्यान रखना, जब भी दुल्हन आएगी, अब गाँव में चले जाओ, शहरों में तो छोड़ दो, गाँव में भी जब दुल्हन आती है तो लोग भले घर में जनरेटर ना हो लेकिन भाड़े का जनरेटर कुछ भी मंगवा लेते हैं ताकि एसी उसी घर में चल सके। तो दुल्हन आई है तो ये देखो, दुल्हन आई है तो घर में क्या लगा देते हैं, एसी क्या लगा देते हैं, देखो एमिनो एसिड रिसेप्टर आर्म,
यानी दुल्हन यहीं पे अडॉप्ट होती है, तो दुल्हन यहाँ पे आई है, व्यवस्था तो करना पड़ेगा भाई, एसी लगा देते हैं। अच्छा ये बता, एसी में रहने से गर्मी होती ठंडी लगती है? ठंडी। अगर ठंडी लगेगी तो पसीना ज्यादा होगा कि कम? कम। अगर पसीना कम होगा तो सुसु ज्यादा लगेगी कि कम? ज्यादा। कम नहीं, अरे ज्यादा लगेगी, तो एसी में रहने में सी लग जाती है। तो ऐसे यार रट लेना, ये दुल्हनिया वाला जो सीक्वेंस है ए सी सी। और यहाँ पे पता है तुम्हारे नीट में भी आएगा, नीट पीजी का जब पेपर देने जाओगे एमबीबीएस करने के बाद, वहां भी आएगा। उसके बाद अगर तुम बाद में डीएम करने जाओगे, स्पेशलाइजेशन मल्टी स्पेशलिटी, उसमें भी आएगा। और उसमें बहुत तेज गलत करते हैं, मतलब कुछ दिन में भूल जाते हैं। तुम ऐसे कभी नहीं भूलोगे। दुल्हन कहाँ है? फ्री प्रे, क्या गर्मी में रखे हैं, पेड़ के नीचे एसी लगाए, एसी क्या लग गई? सी, ए सी सी। ये जो सीक्वेंस है एमिनो एसिड रिसेप्टर आर्म का, 3 प्राइम पे ए सी सी, यानी एमिनो एसिड रिसेप्टर आर्म पे ये देखो 3 प्राइम। अच्छा एक बात बता बेटा, यहाँ 3 प्राइम है तो यहाँ क्या होगा? 5। अरे यार एक 3 है तो दूसरा 5 है, क्या नहीं समझते हो? तो अगर कहेगा एमिनो एसिड रिसेप्टर आर्म पे, अगर पूछेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो तुम बोलोगे ए सी सी। लेकिन अगर पूछ दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जल्दी बताओ 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो क्या बोलोगे? इजी है भैया। मतलब नीट और एम्स खूब गलत होगा ये सवाल, ये दिमाग में बैठा दो। चलो लिख जाओ। लग रहा है 1 सितंबर से कोचिंग खुल जाएगी। अच्छा कौन अच्छा है, ऑनलाइन क्लास की ऑफलाइन क्लास वाला? ऑफलाइन सर। हमें लग रहा है ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है। नहीं सर, ऑफलाइन। अच्छा ऑनलाइन में क्या नुकसान है? जो तुम बोल रहे हो हम तो सुन ही ले रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो भी बता दे रहे हैं, तफरी भी कर ले रहे हैं। नुकसान क्या है? मजा नहीं आ रही सर पढ़ने में। हमें तो मजा आ रही पढ़ाने में सर, क्योंकि जब क्लास में सबके साथ बैठ के पढ़ते हैं ना, तो फिर कंपटीशन टाइप का भी होता है कि कौन पहले देगा कौन बाद में। यहाँ यही से तो गलत है सात्विक, यही गलत है, क्योंकि हम कंपटीशन उन्हीं से मान लेते हैं जबकि उस क्लास में कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कंपटीशन हमारा नेशनल लेवल पे है, 16 लाख लोगों में है, तो स्यूडो आवरे में आ जाते हैं। चलो ठीक है, उसका यही है कि जहां नेट अगर वीक है, जैसे हमारा भी बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, नेट वीक हो जाए, तब दिक्कत हो जाएगी ऑनलाइन में। हाँ ऑफलाइन में हाँ ये जरूर दिक्कत है कि जैसे अभी अगर बेटा क्लास होती, आज तुम सब पेले जाते, खूब बहुत पीटता मैं, क्योंकि कोडान मुझे पता है किसी को याद नहीं होगा 64। याद किसी को याद है? याद है सर। याद है 64? हाँ सर। जल्दी बताओ, यूएससी इज गोइंग टू कोड फॉर यूएससी, जल्दी बताओ। थ्रियोनिन नहीं, सॉरी गलत हो गया, टायरोसिन। देख लो बेटा, इसे लाइन से पूछते दंड मन पीट दे। हाँ ये नुकसान है, इससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में उसी को फायदा है कि जैसे क्या है, जो है अपना खुद एक्टिव है। और ऑफलाइन में क्या होगा, तुम नहीं अगर पीट दिए जाते तो तुरंत याद कर लेते, ये फायदा होता। हालांकि देखो हम तो पूरा कोशिश कर रहे हैं भाई कि तुमको क्लास में याद हो जाए, ना कोशिश कर रहे बता, हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? सर हमारा भी हौसला अफजाई करिए, बताइए, यस नो बोलिए, नहीं तो बैठे रहेंगे तो क्या होगा। चलिए अच्छा अब पूछ ले, जो आज पढ़ाए अब पूछ ले। यस सर। जी सर। बेटा मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? नहीं सर। नहीं सर। चलो ये बताओ टीआरएनए का दूसरा नाम? एसआरएनए। अच्छा सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल कौन है? बाकी जो बाकी होंगे हमारे में और आर होंगे। हाँ बस। चल ये बताओ, ये नेक्टर मॉलिक्यूल है कि एडाप्टर? अच्छा दिस इज गोइंग टू एडाप्ट क्या? कद्दू की अमीनो एसिड। रेप्लिकेशन की, ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसलेशन। अच्छा बताओ, जो भी टीआरएनए किसको रीड करेगा? जेनेटिक कोड। किसको ब्रिंग करेगा? अमीनो एसिड। पता है एनटी वाले क्या कहां फंसाएंगे तुमको? ब्रिंग की जगह पे रीड कर देगा, रीड करेगा ब्रिंग कर देगा। तो जितने रटने वाले होते हैं, हाँ वो तो ठीक है जेनेटिक कोड हो गया। अरे ससुर देख लो क्या है, रीड द
जेनेटिक कोड। अच्छा बताओ, जो टीआरएनए वो रीड करेगा कि ब्रिंग की दोनों? दोनों। अच्छा, पहले रीड करेगा कि पहले ब्रिंग करेगा? पहले रीड करेगा, फिर क्या करेगा? ब्रिंग। किसको रीड करेगा? जेनेटिक कोड। किसको ब्रिंग करेगा? अमीनो एसिड। कभी देखा है टीआरएनए को? हाँ देख रहे हैं सामने। सामने देख रहे हैं। कैसा दिखता है? इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? क्लोवर लीफ लाइक। लहसुन का पत्ता कि प्याज का पत्ता? लौंग का पत्ता। लौंग का पत्ता। अच्छा, इसका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो लूज मॉलिक्यूल होता है ना? कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल। कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल। अच्छा, ये एल है कि इन्वर्टेड है? इन्वर्टेड एल। अच्छा, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की संख्या लगभग कितनी है? 20। आजकल का लेटेस्ट कॉन्सेप्ट 22 कहता है, ठीक है? 22। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा। अच्छा, देयर इज नो टीआरएनए फॉर कुछ स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन 5 है कि 6? 3। कौन कौन? हुआ उगुगा। हुआ उगुगा का पूरा एक बताओ। UGA। UAA UAG UGA। अच्छा सुनो, देखो, हाँ, ये बता पूरे टीआरएनए में कितने आर्म हैं? 6। बोलो पहला कौन सा है? 5 प्राइम आर्म। दूसरा बताओ। DHU आर्म। तीसरा बताओ। एंटीकोडॉन। चौथा बताओ। एक्स्ट्रा आर्म। पांचवा बताओ। TCIC आर्म। अच्छा, जो भी अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है वो 5 प्राइम पे या 3 प्राइम पे? 3 प्राइम। अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म पे तुमसे सीक्वेंस पूछ सकता है 3-5 की 5-3 की दोनों। अच्छा देखो, अभी तो तुमको मान लो याद है, कभी भूल जाओ तो ऐसे याद रखना। अगर मान लो देखो, सुसु करना ये सब नॉर्मल काम है, 3-5 काम है? नॉर्मल। ऐसे किसी के सामने बोलोगे क्या कि हम सुसु करने जा रहे हैं? ऐसे याद रखना। एसी में सी वाली बात क्या है? एसी में सी वाली बात क्या है? 3-5। ठीक है, वो फिजियोलॉजी को देखो तो सुसु करना नॉर्मल है, ठीक है, वो समझते हैं हम। लेकिन अगर मान लो टीआरएनए क्लास में पढ़ा रहे हो 3-5 ऐसे बात कर रहे हो, 3-5 काम कर रहे हैं, ये हम भूल जाते थे बाद में, हमने ऐसे याद कर दिया कि पढ़ाते समय अगर कोई टीचर बोले 3-5 सी करने जाना ऐसा तो ये मुझको नॉर्मल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि क्लास मस्ट हैव अ डेकोरम, समझ रहे हो? जैसे वकालत जो करते हैं वकील लोग, वो एक डेकोरम मेंटेन करते हैं, ठीक है? अब तुम डॉक्टर बन के क्लिनिक में बैठे हो, मरीज आया बैठने पे, तुम रुको मैं शू करके आ रहा हूँ, ऐसे थोड़ी करके जाओगे, समझो? तो क्लास में पढ़ा रहे थोड़ी लगेगा सी करने जा रहे हैं ना, समझो? तो ये काम क्या है? एसी में सी वाला क्या है? 3-5। कभी भूल जाओ तो झटके से, अब ये थोड़ी नाम की याद करोगे, ठीक झटके से करना एसी सी, क्योंकि देखो पढ़ते भी सब है, पढ़ाते भी सब है, मेन कितना जल्दी किसको याद हो जा रहा है ये मैटर करता है। अच्छा, अगर कहेगा तुमसे कि 5 प्राइम में क्या फ्री है? जी। चलो 3 प्राइम पे क्या फ्री है? 3-5 ACC 5-3 CCA। देखो, अगर बहुत टफ पेपर आ गया, एग्जामिनर पगलेट है, तो क्या पूछ सकता है? पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ TCR, तो कहोगे बाइंड्स टीआरएनए टू राइबोसोम, सॉरी बाइंड्स टीआरएनए टू राइबोसोम। खैर पूछेगा नहीं, तुम लोगों को छोड़ ही दो, बस बहुत है। टेक अ स्क्रीनशॉट, कंप्लीट हो गया। तुममें से हम सपना देख रहे हैं किसी बच्चे की फर्स्ट रैंक आ जाए, समझो? अगर कोई लाना चाहता है तो तुम अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो मैं बहुत मेहनत कर सकता हूँ, सारे सोर्स दे सकते हैं तुम्हें, कहां से क्वेश्चन क्या आएगा क्या नहीं, एकदम लग जाओ, जुट जाओ, छोड़ना नहीं, बढ़िया मौका है। चलो, हाँ, अभी तुमको हम बता रहे थे कि ट्रांसलेशन, एक बार बताओ ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? mRNA से प्रोटीन। देखो, एवरीवन नो ट्रांसलेशन में हम देख रहे हैं कि mRNA से प्रोटीन बनेगा, mRNA से प्रोटीन। जो भी ट्रांसलेशन है उसमें इन्वॉल्व होगा mRNA, tRNA, rRNA। देखो 3 तरह के आरएनए पढ़े हो,
ऐसा एकदम रिलैक्स रहो, कूल रहो, क्योंकि देखो पूरे इसमें बायोटेक पढ़ना है, इवोल्यूशन पढ़ना है, फिर इकोलॉजी बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। इकोलॉजी क्वेश्चन निकाल के देखना, बाकी कुछ नहीं है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्ट्रेटेजी माइक्रोस वो तो वैसे है कि आपको एक हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जो ट्रांसलेशन है उसमें आप देख रहे हो कि उसमें एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो हम कह रहे हैं ट्रांसलेशन में जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो एमआरएनए का होता है और टीआरएनए का होता है, आरआरएनए का होता है। एम और टी और आर, की एम और आर किसका किसका होता है बताओ? तीनों का होता है। चलो एमआरएनए में तो कोडान होता है, हाँ एमआरएनए में कोडान होता है, और जो टीआरएनए उसमें एंटी कोडान होता है। हाँ, एंटी कोडान होता है, ठीक। और आरएनए का यूज कहाँ होता है बताओ? कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट। और वेरी गुड, कह सकते हैं एज अ कैटलिस्ट यूज हो सकता है, कैटलिस्ट यूज हो सकता है, और इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम। आई मीन अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन में आप देख रहे हो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, और इस दौरान तीनों ही तरह के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसलेशन के दौरान जो कोडान प्रोवाइड कराता है वो एमआरएनए, जो एंटी कोडान होता है वो टीआरएनए, जो आरआरएनए होता है वो कैटलिस्ट है, और राइबोसोम जानते हैं, जैसे हम तुमसे कह दें किसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसी तरह से राइबोसोम क्या होता है? साइडल प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री। प्रोटीन सिंथेसिस तो पढ़ी है, साइटोलॉजी नहीं पढ़ाया मैंने। समझो, जो जैसे मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है, तो गाड़ी है तो तुम देखोगे एक हुंडई की गाड़ी होती है, एक सफारी गाड़ी होती है, टाटा की गाड़ी होती है, एक मारुति की गाड़ी होती है, एक बीएमडब्ल्यू की गाड़ी होती है। सबसे मजबूत इंजन किसका होता है? नहीं पता सर। हे भगवान, जो गाड़ी महंगी होगी उसका इंजन ज्यादा मजबूत होगा। भाई तुम चले जाओ, 2 लाख की भी कार मिलती है, और 2 करोड़ की भी मिलती है, 5 करोड़ की भी मिलती है, 20 करोड़ की भी मिलती है। बुगाती आती है 25 करोड़ की बुगाती। तो एक बात बताओ, क्या स्पेशल होता है उसमें? उनके फाइबर की इंजन। गाड़ी का इंजन जितना पावरफुल होगा, गाड़ी में रेस उतना ज्यादा होगी, उस गाड़ी में सेफ्टी उतना ज्यादा होगा। अब तुम एक बात बताओ, जैसे मान लो कि तुमने क्या है किसी गाड़ी का इंजन खरीद लिया, जैसे ट्रक खरीदने लोग जाते हैं तो पूरी बॉडी थोड़ी ना मिलती है, इंजन खरीद के ले आते हैं, फिर उसमें बॉडी अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। दिस राइबोसोम इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ इंजन ऑफ सेल। अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत बढ़िया गाड़ी है और तुम चाबी लगा के क्या करते हो, अगर मान लो तुम्हारे घर पे गाड़ी खड़ी है, कोई भी गाड़ी है, 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, जो या फाइटर प्लेन हो, चाबी जब लगाते हो, या आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियां आती हैं तो रिमोट रख के जब तुम प्रेस करते हो, जब भी प्रेस करते हो, चाबी लगा के बैठते हो, तो क्या कर रहे होते हो तुम बताओ? इंजन स्टार्ट कर रहे होते हैं। इंजन स्टार्ट कर रहे होते हैं। अगर मान लो गाड़ी का इंजन ना काम करे, बताओ गाड़ी एक भी कदम आगे चल पाएगी? नहीं। नो सर। धक्का देना पड़ेगा, धक्का देके जिंदगी नहीं चलती, समझो। तो जो रोल किसी भी गाड़ी में एक इंजन का होता है, वही रोल किसी सेल के अंदर राइबोसोम का होता है। राइबोसोम इज इंजन ऑफ अ सेल। दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, साइकिल के छोड़ के, जिसमें इंजन ना हो। साइकिल में इंजन नहीं है, साइकिल में पैडल है, तुम मारते रहते तब साइकिल चलती है। लेकिन गाड़ी में इंजन लग गया, दंदन 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 चलेगी। पता है, ये राइबोसोम एकदम बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम बचपन में जब 2-3 साल के थे, 2 साल के, अब नंगू पंगू घूमते होगे, जो आता होगा उसी गोदी में चले जाते होगे। आज तुम जा रहे हो सड़क पे, मान लो हमें दिखा रहे बेटा कहां दिखे, सात्विक में गोदी में उठाया आओगे, भाग जाओगे, वेरी सर, डोंट टच। समझो बात को
ये एकदम बचपन में जैसे नंगू पांडे लोग घूमते हैं ना घर में, छोटे छोटे नंगू पंगू बच्चों, उसी तरह से ये बिल्कुल नॉन मेम्ब्रेनस नेकेड सेल ऑर्गेनल होता है। कौन? राइबोसोम। और राइबोसोम की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। क्या प्लांट सेल, क्या एनिमल सेल, क्या प्रोकैरियोट, क्या यूकैरियोट, क्या साइटोप्लाज्म, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, समझो हर जगह पाए जाते हैं। राइबोसोम इंजन ऑफ सेल होता है, ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, ये नेकेड होता है, ये प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में, ये प्रोकैरियोट में, ये यूकैरियोट में, ये साइटोप्लाज्म में, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, हर जगह होता है। राइबोसोम जिसको इंजन ऑफ सेल बोलते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये कैटालिस्ट के साथ काम करने के साथ साथ ये किसी सेल की जान है, जान। और जान तो जान होती है, कहते हैं ना जान है तो जहान है। समझो, अगर प्रोटीन है तो जहान है, अगर प्रोटीन है तो जहान है। प्रोटीन तभी है जब राइबोसोम है। राइबोसोम जिसको हम इंजन ऑफ सेल बोलते हैं, दिस इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए। स्ट्रक्चरल आरएनए, जो भी आरएनए है उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आरएनए। एंड स्ट्रक्चरल आरएनए एंड, समझो बात को। अभी टाइम है ना, हमें लगा टाइम ना हो जाए, 2:40 हो रहा है। स्ट्रक्चरल आरएनए एंड 80 डिफरेंट प्रोटीन, 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। अब तुम ये मत समझना आरएनए जिसको हम स्ट्रक्चरल आरएनए बोलते हैं, जिसको हम कैटालिटिक आरएनए बोलते हैं, ये स्ट्रक्चरल आरएनए में 80 डिफरेंट जब प्रोटीन आके जुड़ती हैं तो एक इंजन बनता है जिसको राइबोसोम बोलते हैं। समझो, ये नॉन मेम्ब्रेनस है, नेकेड है, याद रखिएगा, ये नॉन मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेनस है। मतलब क्या है? नेकेड है, नेकेड, कवर्ड नहीं है। जल्दी बताओ राइबोसोम किसका बना हुआ है? 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। तो इसीलिए इस राइबोसोम को हम बोलते हैं दिस इज मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन। इसका केमिकल कंपोजिशन पूछता है तो कहोगे राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन। अच्छा बताओ बेटा, राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन है कि प्रोटीन्स है? प्रोटीन। बताओ 80 प्रोटीन की 60? 80 ये मत भूल जाना, 80 डिफरेंट प्रोटीन। 80 क्या? डिफरेंट प्रोटीन्स। अच्छा एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो, हमने आपको बोला था कि ट्रांसलेशन को हमने कैसे कंपेयर किया था, किस घटना से? शादी। शादी। क्या बात है। और एमिनो एसिड को कैसे हमने कंपेयर किया था? दुल्हन। सबको पता है ना? अच्छा एक बात बता दो, सबसे ज्यादा पैसा कब खर्च होता है? मरने के बाद, पढ़ाई में, शादी में, कहाँ खर्च होता है? शादी पढ़ाई में। नहीं, पढ़ाई में। घंटा नहीं, पढ़ाई में खर्च होता है। सबसे ज्यादा पैसा शादी में खर्च होता है। पूछेगा पापा सबने, एक चले जाओ देख लो लड़कियों की शादी में कितनी दिक्कत होती है। हम लोगों के साइड में पढ़े लिखे लोग कम हैं। लखनऊ से जैसे तुम पढ़ो, गोरखपुर साइड में उधर कम दिमाग के लोग हैं। लड़कियां अगर किसी लायक बनी, जैसे तुम ही लोग, छोड़ो दूसरे की, छोड़ दो यार। कानपुर लखनऊ में 15 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे देखो लोग क्या है, इनडायरेक्टली कुछ भी कहें, एट द टाइम ऑफ मैरिज के बाद लोगों का पूरा सिनेरियो बदल जाता है। भाई साहब, लोग की साइकोलॉजी क्या होती है? जैसे लड़के हैं लफाजी में घूम रहे हैं, जब थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है, जब शादी होती है, देखो लड़का तो तब मैच्योर होता है जब उसकी बेटी होती है। जैसा भी बेटी को देखता है एक लायबिलिटी आता है उसकी, जब बेटी उसके हाथों में आती है, उसकी बेटी छोटी सी 1 दिन की पैदा हुई, अब वो देखता है यार इसको क्या करना है, तो पूरा पैसा इकट्ठा करता है कि खूब अच्छे से इसकी शादी हो, अपने फटी बनियान पहन हुए या नमक रोटी खा ले, लेकिन बेटी की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना तो उसके पढ़ाई में ना शादी में। शादी में खर्चे बहुत होते हैं यार, टेंट का खर्चा, डेकोरेशन में खर्चा, जितने मेहमान आए हैं उनका खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा। भाई साहब ट्रांसलेशन बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिकली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। दिस इज गोइंग टू कंज्यूम सो मेनी so much amount of energy. This is thermodynamically expensive process.
समझो, थर्मोडायनामिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। जैसे पढ़ाई में खर्चे की बात कर रहे हो, तो पढ़ाई में अगर तुम ज्यादा पैसा लगाओगे तो बाद में तुम्हारा उतना निकल भी जाएगा। और शादी में ज्यादा पैसा लगा के अगर 2-3 हजार लोगों को खिला दिया, सबको जितने मेहमान आए सबके होंडा सिटी गाड़ी दे दो, तुम्हें कुछ मिलेगा? कितना भी अच्छा व्यवस्था कर लो शादी में, जो बाराती आएंगे वो कहेंगे ये कम था, ये नहीं था, वो नहीं था। अपने घर में चाहे जैसे खाता हो कहेंगे कोई टेस्ट था पनीर में, कोई नहीं टेस्ट था, मशरूम कैसा था, बड़ा बेकार था, मिल जाएंगे तुम्हें ऐसे बोलने वाले। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ट्रांसलेशन है थर्मोडायनामिकली बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। समझो, इसमें आप देख रहे हो कि जो भी राइबोसोम है, हमने कहा ट्रांसलेशन शादी है, टीआरएनए दूल्हा है, एमिनो एसिड दुल्हन है, और जो राइबोसोम है ये समझ लो। एक बार बताओ, शादी कौन कराता है? पंडित जी। पंडित जी, क्या बात, पंडित जी, मिस्टर पंडित जी। अच्छा एक बात बताओ, अब हिंदू लोगों में पंडित जी कराते हैं, मुस्लिम लोगों में कौन कराते हैं? मौलवी। काजी साहब, काजी साहब कराते हैं। हाँ। अच्छा, क्रिश्चियन लोगों में कौन कराते हैं? फादर। Priest. अच्छा सुनना, अच्छा ये जो लोग, जैसे मान लो हम देखते हैं हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं, तो पंडित जी को सिंहासन में बैठाया जाता है, सब लोग नीचे बैठ जाते हैं, हमें बड़ा अजीब लगता है, हम लोग घूरते रहते हैं दूर से, आई एम सो सॉरी, बट हमें लगता है देखो यार, हम देखे कि एक दिन क्या है, जा रहे थे, देखे पंडित जी जो है सिगरेट पी रहे थे बैठ के, हमने कहा अरे पंडित सिगरेट पी रहे, अरे यार सिगरेट तो सब लोग पीते हैं लेकिन पंडित जी सिगरेट पी रहे, हमने कहा मैं तो पैर नहीं छूंगा, मम्मी का पैर छूंगा, क्या नहीं छूंगा, सिगरेट पीते हैं घूम के, ठीक है जो भी हो, लेकिन पंडित जी बताओ रेस्पेक्टफुल है कि नॉन रेस्पेक्टफुल? रिस्पेक्टफुल। काजी साहब भी रेस्पेक्टफुल है, फादर भी रेस्पेक्टफुल है। कहा जाता है कि जब तक क्या है, ये लोगों के बिना, अच्छा बताओ क्या इनके बिना शादी हो सकती है? No, sir. अच्छा एक बात बता दो, जैसे मान लो मुझे कोई लड़की पसंद आ गई, हमने उसको फोन पे कहा तुम भाग आओ, चलो हम भी 18 के ऊपर गए, तुम भी 18 के ऊपर, तो शादी कर लेते, कोर्ट में भाग गए, तो एक बात बता दो, क्या कोर्ट में पंडित की जरूरत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी, पंडित व्यवस्था करना पड़ेगा, भागना तो मेंटली प्रिपेयर है ना, फंस जाएगा मामला, बहुत मारी की पुलिस है घर वाले भी। पंडित वहां होना चाहिए, पंडित वहां पे 7 फेरे दिलवाएगा, माला करवाएगा, सब कुछ कराएगा, फोटो ससुर 2 गवाह होंगे, मतलब चाहे तुम कोर्ट चले जाओ, चाहे कचहरी में चले जाओ, चाहे जहां जाओ, बिना पंडित और काजी साहब और फादर के निकाह या शादी नहीं होता है। पंडित जी क्या कराते हैं? मैरिज, काजी साहब क्या कराते हैं? निकाह, फादर क्या कराते हैं? वेडिंग। ये सब एक ही तो है, इन सबको वेडिंग हो, निकाह हो, मैरिज हो, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। अच्छा ये बताओ, दहेज क्या मुस्लिम लोगों में होता है? हाँ। नहीं होता है ना, उनमें उसी का दूसरा रूप होता है, उसको मेहर बोलते हैं। और फादर लोग जो कराते हैं उसमें गिफ्ट होता है, उन लोगों में तो बकायदा लिखा जाता है कि ये अमाउंट मेहर है, ये गिफ्ट है, तलाक देने में इतना देना पड़ेगा, समझो। सब में अलग अलग रूप होता है, मतलब तुम देख रहे हो, कभी हम घूम फिर के पैसे पे ही आ रहे हैं, इसका मतलब तुम कहोगे सर जी इसमें खूब एटीपी रखा होगा, हम कहें हाँ। और सुन लो, शादी में कुछ काम ऐसा भी होता है जिसका ब्यौरा नहीं होता है, जैसे क्या है, पटाखे का पैसा कितना, खूब पटाखे फोड़े, या उसमें जो पीने खाने वाले लोग होते हैं उनको दारू पिलाते हैं, ये सारी व्यवस्था होती है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा हिडन खर्चे होते हैं जिसको हम क्लास में नहीं बता सकते, मतलब नॉर्मली जिसका हम नाम नहीं ले सकते, कुछ हिडन खर्चा, जो हिडन खर्चा है उसका नाम जीडीपी है। मतलब नॉर्मल जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसमें जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है, बट ट्रांसलेशन के दौरान एटीपी के साथ साथ जीटीपी भी होता है। बिना एटीपी और जीटीपी के, अच्छा एक बात बताओ, सुनो, ट्रांसलेशन में एमआरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो क्या बनेगी बताओ? एमिनो एसिड बनेगी, कुछ और बनेगा? अमीनो एसिड।
हाँ सात्विक, और कौन, एक और लड़की कौन बोली अभी? शिखा शिखा। जी। सात्विक सुन लो, एमिनो एसिड कभी नहीं बनती, एमिनो एसिड के जोड़ने का काम होता है। हाँ हाँ ट्रांसलेशन में एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो एमिनो एसिड नहीं बनती, एमिनो एसिड बनी हुई है हमारे खून में। जो भी तुम सब्जी खाए हो, चिकन मटन खाए हो, तो उसके जो पेप्टाइड बॉन्ड टूटे हैं तो एमिनो एसिड हमारे बॉडी में दौड़ रही है। टीवी पे ऐड आता है, लड़के के पापा आते एकदम थके हुए, गिर जाते हैं, बच्चा आता है दौड़ते हुए, बापू चलो बाहर, नहीं बेटा हम नहीं जाएंगे। तो उसकी मम्मी आती है ग्लूकॉन डी लेके, तो उसके पापा एक हाथ में बच्चे को, एक हाथ में उसकी मम्मी को, दोनों को उठा के लेके घूमने चले गए। यानी पापा एकदम एक्साइटेड हो गए। बताओ बच्चों, उस पापा को मम्मी ने क्या पिलाया? ग्लूकॉन डी। ये ग्लूकॉन डी। कहाँ हो तुम? ग्लूकॉन डी। यानी जो भी ग्लूकोज होता है हमारे खून में, हमारे रगों में डी फॉर्म में दौड़ता है। यानी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो फॉर्म में सर्कुलेट करता है। लेकिन अगर हम बात करें एमिनो एसिड की, जो भी तुम खाए हो, सब्जी खाए हो, रोटी खाए हो या नॉनवेज खाए हो, जो खाए हो, उसके अंदर जो प्रोटीन होगा, उसके अंदर के पेप्टाइड बॉन्ड जब टूटेंगे तो जो एमिनो एसिड होंगी वो एल फॉर्म में सर्कुलेट करती हैं। तो हमारे ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे ग्लूकोज हो चाहे एमिनो एसिड है, अलग अलग फॉर्म में, ये डी फॉर्म और एल फॉर्म समझ रहे हो ना? डेक्स्ट्रो फॉर्म, लीवो फॉर्म, ये सब समझ रहे हो? यस सर। चलिए बताइए, हमारे ब्लड में ग्लूकोज किस रूप में सर्कुलेट करता है? डी फॉर्म और एमिनो एसिड ल्यूको फॉर्म। अब समझना ध्यान से, अब देखो इसमें ट्रांसलेशन में क्या होता है, इस एमिनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पेप्टाइड बॉन्ड, इस एमिनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, तो क्या बन जाता है? प्रोटीन। यानी ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन के दौरान क्या होता है, तो कहोगे एमिनो एसिड जो थी उनको पकड़ के टीआरएनए लाएगा। किसके अकॉर्डिंग लाएगा? एमआरएनए के कोडॉन के अकॉर्डिंग ले आएगा, और लाने के बाद पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आप कह सकते हो कि पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में एटीपी और जीटीपी दोनों का रोल होता है। और आपको बता दें कि एक पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में, याद रखिएगा, 2 एटीपी और 1 जीटीपी लगता है। ऐसा है, चाहे तुम इस फील्ड में रहो या ना रहो, समझो, चाहे एमबीबीएस करो, एमडी करो, एमएस करो, बीएससी करो, एमएससी करो, नेट करो, जो करो, ये सब पेट है, आएगा। ये सब इतना सिंपल करके पढ़ाऊंगा तुमको लगेगा ही नहीं कुछ है। एनसीईआरटी में केवल कार्टून दिया है, हल्का फुल्का, और क्वेश्चन पेलम पेल पूछा, उठा के देख लेना। जल्दी बताओ, ट्रांसलेशन में कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्राइड बॉन्ड, एनहाइड्राइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा बताओ, पेप्टाइड बॉन्ड में एटीपी लगेगा कि जीटीपी की? दोनों। अच्छा बताओ, कितने एटीपी लगेंगे? 2 एटीपी। कितना जीटीपी? 1। समझ में आ रहा है? यस जी सर। अब सुनना, जैसे हमने कहा कि सपोज ये है एमआरएनए, लेट अस सपोज कि यहाँ पे लिख दिया हमने 3 प्राइम, तो ये कौन सा होगा बताओ? 5 प्राइम। अच्छा, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस होंगे। अच्छा, इन नाइट्रोजनस बेस में क्या नहीं होगा? कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं होगा? हम कहेंगे ए सी ए यू जी ए। सपोज ये एमआरएनए है, इस एमआरएनए में आप देखोगे नाइट्रोजनस बेस है। अच्छा, एमआरएनए का नाइट्रोजनस सर उधर बेस दिख नहीं रहा है। अच्छा, दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। अब सुनना, ये भी जो नाइट्रोजनस बेस है एमआरएनए पे, बताइए क्या बनाएंगे? कोडान की एंटी कोडान?
Codon. Codon. कोडान डिप्लेट होते हैं ट्रिपलेट? Triplet. ट्रिपलेट। तो mRNA है, इस mRNA में कोडॉन होगा, कोडॉन, और जो भी कोडॉन होगा वो ट्रिपलेट होगा। जो mRNA है उसमें कोडॉन होगा, कोडॉन क्या होगा? ट्रिपलेट। अब सुनना, तब तक ट्रांसलेशन नहीं स्टार्ट होगा जब तक कि राइबोसोम आके इस mRNA से ना मिले। भले हमने तुमसे कह दिया कि पंडित जी आते हैं तो बैठाया जाता है, उसके बाद भी कभी सुन लो, कहा जाता है पंडित जी या काजी साहब फादर, इनके बिना कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होता। समझो, हर रिलीजन में, हर रिलीजन देखो एक ही है, चाहे ऐसे काम करो चाहे कैसे करो चाहे, समझो बात को। तो ऐसा है, ये लोग उसके घर ज्यादा जाते हैं जिसके यहाँ सम्मान मिलता है। और एक बात बताओ, जैसे तुम सड़क पे जा रहे हो तो हमने कहा भाग यहाँ से, या सड़क पे हमने कहा आओ जी, कब तुम सम्मानित फील करोगे? हम आइए जी कहेंगे, भागो यहाँ से? आइए जी। आइए जी। तो आओ जी, एयू जी, देख लो इसमें ढूंढेंगे कि कहाँ एयू जी है, ये देखो एयू जी। यानी mRNA जब बना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ mRNA, सेकंड स्टेप जो राइबोसोम है वो जाके जुड़ता है किसी AUG से। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम जिसको इंजन ऑफ सेल बोलते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस है, नेकेड है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सब में होता है। इस राइबोसोम में आप देखोगे दो सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट। तो ये देखो, ये स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, और ये क्या है? लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, समझ लो। तो पता है, दिस स्मॉलर सब यूनिट, दिस स्मॉलर सब यूनिट एनकाउंटर mRNA, एनकाउंटर mRNA। आजकल टीवी पे देखे होंगे एनकाउंटर, अभी किसका एनकाउंटर हुआ है? विकास दुबे। अरे रोज एनकाउंटर होता है, कहाँ है? एक ही पकड़े बैठे हो, रोज एनकाउंटर होता है। अच्छा बता, एनकाउंटर के बाद कोई बचता है कि निपट जाता है? निपट जाता है। निपट जाता है। जिसका भी एनकाउंटर होता है जानते हो कैसे होता है? बहुत बुरी तरह से मारते हैं, कहते भाग यहाँ से, भागेंगे, दौड़ो, भगाएंगे, और जब भागोगे तो मार देंगे, और नहीं भागो लात से गिरा के मार देंगे, बहुत गंदे तरीके से मारते हैं। मतलब जिसपे भी एनकाउंटर की प्लानिंग हो गई, अब वो बचेगा कि गया? गया। गया। समझो, स्मॉलर सब यूनिट एनकाउंटर है mRNA। ऐसा है कि तुमको ये मत कहना अटैच है mRNA, एनकाउंटर है mRNA, यानी जिसकी एनकाउंटर है वो तो हो के रहेगा। समझो, मैं खाली क्रिमिनल वाली बातें नहीं करूंगा, बस इतना समझ लो कि एनसीईआरटी की लाइन है, उसने कहा है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज एनकाउंटर, गोइंग टू एनकाउंटर द mRNA। और कहां एनकाउंटर करेगा? जहां AUG होगा। ये देखो AUG, ये स्मॉलर सब यूनिट, और ये देखो ये लार्जर सब यूनिट। यानी पंडित जी के दो सब यूनिट, छोटका और बड़का। पंडित जी का छोटका सब यूनिट किससे अटैच होगा? mRNA से, और पंडित जी का बड़का सब यूनिट लटक जाएगा। चाहे तुम लटका के बनाओ या उठा के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको ऊपर भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, बट छोटा सब यूनिट इस पे अटैच होना चाहिए। हम नीचे बना दे रहे हैं ताकि लिखने में हमें सुविधा होगी। राइबोसोम जाकर अटैच हुआ AUG से, तो ये कोडान है। जल्दी बताओ, AUG इज गोइंग टू कोड फॉर व्हाट? वैलिन। बहुत मारूंगा, मेथियोनिन, मेथियोनिन। मेथियोनिन। अच्छा, AUG के बाद कौन सा कोडान होगा? CCA। बताओ, CCA इज गोइंग टू कोड फॉर? प्रोलीन। प्रोलीन। अरे CC प्रोलीन नहीं याद कराए थे? हाँ। प्रोलीन। ये देखो, UAC इज गोइंग टू कोड फॉर? बेटा अगर सीरियस नहीं पढ़ोगे तो चेहरा दोबारा नहीं देखोगे, बहुत इगोइस्टिक आदमी हूं। अगर झल्ला गया, सुन लो, अगर 1 डिजिट में मारना है यूपी में रह के तो आना पड़ेगा, नीतीश सिंह नाम है। इसलिए जो बोल रहा हूं वो दिमाग में भरो, और जो वर्क नहीं वो भी करो। तुम बेवकूफ होते जा रहे हो। UAC इज गोइंग टू कोड फॉर टाइरोसिन, और ये देखो UAA। जल्दी बताओ, ये किसको कोड करेगा?
स्टॉप Piracy. टॉप कोडॉन है। स्टॉप नहीं, कोडॉन है, stop codon. उसके लिए कोई टीआरएन नहीं होगा, ये ट्रांसलेशन यही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब तुम कहोगे स्टार्ट कोडॉन के पहले और स्टॉप कोडॉन से लेके जो कुछ भी होगा उसको बोलते हैं यूटीआर। यूटीआर का फुल फॉर्म होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन, तो तुमसे पूछता है कि जो अनट्रांसलेटेड रीजन होता है यूटीआर, वो 5 प्राइम पे होता है कि 3 प्राइम पे कि दोनों पे? दोनों दोनों पे। दोनों पे। अब देख लो, ये जो राइबोसोम है ना, वो एयूजी से कहाँ आएगा? सीसीए। यहाँ से कहाँ आएगा? यूएसई। यानी सड़क सड़क के जाएगा। यानी पंडित जी यानी this mRNA is going to this ribosome is going to slide an mRNA. इस स्लाइडिंग में कौन हेल्प करता है? जीटीपी। जीटीपी का जो मेन रोल होता है वो किसमें होता है? स्लाइडिंग में। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में 2 एटीपी लगता है, ठीक, और एक जीटीपी लगता है। जीटीपी का रोल किसमें है? वो एमिनो एसिड को जोड़ने में कि स्लाइड कराने में? तो कहोगे स्लाइड कराने में। राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन। राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन, यानी यहाँ पे जो प्रोटीन बनेगी एयूजी से मेथियोनिन, सीसीए से प्रोलीन, यूएसिन से टायरोसिन, यानी एक ऐसी प्रोटीन होगी जिसमें कितने एमिनो एसिड होंगे? 3। तो एक बात बता दो, एमिनो एसिड प्रोटीन होमोपॉलीमर होता है कि हेट्रोपॉलीमर? हेट्रो। हेट्रोपॉलीमर। हेट्रो, क्योंकि सारी मेथियोनिन नहीं है, सारी अलग अलग है, हेट्रो हो गया जी। चलो, तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। भैया 3:10 क्लास सुनो, ये दोबारा पढ़ाऊंगा, इतना एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना और लिख के भेज देना ताकि मैं देख लूं कि तुम लिखे हो कि नहीं। ये सारी चीजें लिख के भेजना अपने लैंग्वेज में। थोड़ा सा कोशिश कर लो बेटा, कुछ दिनों की बात है, बहुत मजा आएगा, सिलेक्ट हो जाओगे अच्छे कॉलेज में, जिंदगी मस्त हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू Should I सर। leave? थैंक यू सर। Sure.